बच्चों, अब मुझे अपना परिचय देने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 2 लेसन पढ़ चुके हैं, तो अच्छे से एक दूसरे को जानने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको देखा नहीं तो मैं जानती नहीं हूँ, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, मेरे स्टूडेंट को पहले जानती हूँ मैं। इसीलिए आज अब हम पढ़ेंगे 8th क्लास का 3rd लेसन, बस की यात्रा। इसमें हरिशंकर परसाई जो लेखक हैं वो इस लेसन के माध्यम से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, यानी भारत में लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। कभी बच्चों आपने बस में सफ़र किया? वो वाली नहीं, एसी बस नहीं, जो नॉर्मल बस होती है, प्राइवेट बसें चलती हैं, कभी सफ़र किया है तो आपको अच्छे से पता होगा कैसी होती है वो बस। बीच में रुक गई, पता चला पेट्रोल ही ख़त्म हो गया, कुछ इस तरह के होती है। अब तो खैर बहुत बदलाव आ गए हैं ना, तो चीज़ें अच्छी हो गई हैं, लेकिन जब पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था, क्योंकि जो हम लेसन पढ़ रहे हैं ना वो थोड़ा सा पहले के टाइम का लेसन है, तो उस समय की स्थिति के बारे में बताया गया है इसमें कि किस तरह से हमारे यहाँ बसें चला करती थी और उनका क्या हाल हुआ करता था, और फिर भी लोग उसमें बैठ के जाते थे। तो वही एक ये मज़ेदार कहानी है जिसके माध्यम से उस समय के हालात के बारे में बताया गया। और अब जो हालात हैं वो तो आपको पता ही है, अब तो एसी बसें चल गई है, आराम से एसी में बैठ के जाओ आओ, और वो वाली स्थिति नहीं है। पर कुछ जगहों पे अभी भी भारत में इतना तरक्की नहीं हुई है, कुछ जगहों पे अभी भी वो स्थितियाँ पाई जाती है। लेकिन देखो अब इस लेसन को हम पढ़ते हैं, स्टोरी को, और ध्यान से सुनना, एंजॉय करना इसको। एक ऐसे नहीं सुनना है कि बस ठीक है लेसन हो गया हमारा ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं, इसको एंजॉय करना है। चलो तो अब हम इसको पढ़ते हैं। बस की यात्रा। इसमें पहले तो बस की स्थिति दिखा देती हूँ तो आप लोगों को मैं, ये ठीक, ये देखो बस, देख रहे हो बच्चों, पता चल गया होगा अब आपको, ये बस है। वो कितनी बूढ़ी है, यानी बहुत पुरानी बस है ये, और जिसकी हालत क्या हो चुकी है, अस्थि पंजर बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। मतलब इसकी जो सीट है ना वो भी उछलती हैं, और जब ये चलती है तो इसकी हालत और भी ज़्यादा बुरी होती है, और इंजन इतना पुराना हो गया है कि चाहे जाए ये आराम से खड़ी हो जाती है बस। और इसका जो पेट्रोल की टंकी है ना वो भी इतनी पुरानी है कि रास्ते में उसमें भी छेद हो जाता है। और किस तरह से देखो इसका सफ़र वो तय करते हैं लोग। अब 4-5 मित्रों की कहानी है जो कि इस बस में सफ़र करेंगे, और उनकी क्या भावनाएं होंगी इस बस को लेकर, वो इस बस के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो सारा इसमें बताया गया है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। जैसे 5 मित्र हैं, ये क्या 5 मित्र जिन्होंने क्या इस बस से जाने का तय किया अपने गांव तक। पहले क्या ऐसा नहीं था कि हर जगह ट्रेन जा रही है, ट्रेन क्या एक है ना थोड़ी पर्टिकुलर जगहों पे ही जाया करती थी, और जैसे छोटी छोटी जगहों पे जाने के लिए बस का ही सहारा लेना पड़ता था। और आज भी है, ये छोटी जगहों तक ट्रेनें नहीं जाती है तो किससे जाना पड़ता है हमको, बस से ही यात्रा करनी पड़ती है। तो 5 मित्र थे, उन्होंने शाम 4 बजे की बस से जाने का सोचा और वो जाने के लिए चल पड़े। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी पन्ना छोटी जगह, इसलिए यहाँ से सतना तक इसी कंपनी की बस सतना के लिए कहाँ 1 घंटे बाद उन्हें मिलने वाली थी, तो वो 1 घंटे बाद इस बस से जाने वाले थे। और ये बस कहाँ मिलाती थी उनको, जबलपुर। और जबलपुर से कहाँ किसके उससे जाना था उनको, ट्रेन से जाना था। तो उन्होंने इस बस से यात्रा करने की इसलिए सोची कि वो सतना से बैठेंगे और उसके बाद वो जबलपुर से अपने यहाँ के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। लेकिन देखो क्या होता है इस कहानी में, सुबह घर पहुंच जाएंगे, उन्होंने सोचा फिर आराम से सुबह तक हम अपने घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। और क्योंकि यही ट्रेन टाइमली पहुंचाने वाली थी उनको, इसलिए वो लोग इसी से जाने के लिए
तैयार हुए, क्योंकि उनमें से जो 2 दोस्त थे उनको सुबह वापस अपने काम पे जाना था, इसलिए उन्होंने यही रास्ता चुना जाने के लिए, क्योंकि इससे वो काम पर भी आराम से जा सकते थे। इसलिए वो इस बस के सहायता से जबलपुर पहुंचना चाहते थे। अब देखो किस तरह से वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो आगे देखते हैं हम। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? पहले क्या होता था कि है ना, ज़्यादातर लूटपाट हुआ करती थी। रात की बस से जाते थे तो डाकू हुआ करते थे, बसों को लूट लेते थे वो लोग। तो उन्होंने कहा, जब कुछ लोगों ने उनसे बोला जो इससे सफ़र कर चुके होंगे या जिनको इसकी जानकारी थी, तो उन्होंने उन लोगों को बोला कि इसमें सफ़र मत करो शाम की बस में। उन्होंने बोला क्यों, इसमें डाकू मिलते हैं क्या रास्ते में? तो उन्होंने बोला डाकू नहीं, बस ही डाकिन है। अब मैं अभी नहीं बताऊंगी डाकिन क्यों बोला है, आगे बताऊंगी आपको, क्योंकि सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। देखो किस तरह से क्यों बोला था उन्होंने इसको डाकिन, वो देखते हैं हम लोग। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। आप कोई बुजुर्ग आदमी मिलता है, बुजुर्ग होते हैं हमारे घर के, दादा है, नाना है, या बड़े मोटे पापा हैं, या ऐसे होते हैं लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा ही कुछ इस बस को देखकर आया उनके मन में, क्योंकि बस क्या थी, बहुत पुरानी थी, बूढ़ी थी। वयोवृद्ध यानी पुरानी, बहुत बूढ़ी होना। श्रद्धा यानी उसके प्रति ऐसे नहीं भावना आ जाती, भगवान मंदिर देखते ही सर झुक जाता है ना, ऐसे ही कुछ हाल उनका हुआ। सॉरी बच्चों। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी बहुत सारा अनुभव था उसको सफ़र करने का और लोगों को ले जाने का अनुभव था। जितना पुराना होता है आदमी उतना ही उसके अनुभव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अनुभव हमेशा उम्र के साथ आते हैं। ऐसे ये बस बहुत पुरानी थी और बहुत सफ़र कर चुकी थी, बहुत लोगों को ले जा चुकी थी। तो लेखक कह रहा है कि इस बस को बहुत ज़्यादा अनुभव है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो कुछ लोग इसमें क्यों नहीं जाना चाहते थे कि बूढ़ी बस है, बस को तकलीफ होगी, यानी हम इसमें जाएंगे, ज़्यादा लोग बैठेंगे तो बस को तकलीफ होगी, इसके जो अस्थि पंजर है वो और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। ये बस पूजा के योग्य थी, यानी इसमें सफ़र करने योग्य नहीं थी। किसके योग्य थी कि इसे साइड में अब खड़ा कर दो और निकलते बैठते सोचो अरे वाह इसने तो बहुत काम कर लिया, अब तो इसे आराम करना चाहिए। इस तरह से इसको सिर्फ खड़े होता नहीं है कि पुरानी चीज़ें हो जाती है तो म्यूज़ियम में रख दी जाती है या फिर कहीं रख दी जाती है साइड में, और लोग निकलते बैठते उसके कहते हैं कि हाँ ये तब चलती थी, इसने बहुत लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाया। तो इस तरह से उस बस को भी अब साइड में खड़े हो जाना चाहिए, अब उसका सफ़र करने का समय नहीं है। लेखक ने ऐसा सोचा, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, सर कैसे जाएंगे हम इस पे सवार होकर, क्योंकि ये तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है बेचारी, और इतनी बूढ़ी बस तो पूजा के योग्य है, इसमें सफ़र कैसे करेंगे। बस कंपनी के एक रिश्तेदार भी उसी बस में जा रहे थे, यानी जो कंपनी थी जिसकी ये बस थी उसके एक हिस्सेदार भी उसमें सफ़र कर रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? नहीं पूछते आप लोग भी कहते ना ये चलती भी है, कोई पुराना सा पेन हो या कोई पुरानी चीज़ हो तो बोलते नहीं चलेगी ये। ऐसे ही उन्होंने भी उस हिस्सेदार से पूछा कि ये चलती है कि नहीं। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? उन्होंने कहा हाँ अपने आप चलती है तो बहुत बढ़िया, देखो जी अभी चलेगी, चलती क्यों नहीं है? हिस्सेदार ने ऐसे कहा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो उन्होंने बोला मित्रों ने कि गजब हो गया। गजब मतलब एक खूब बड़ी बात हो गई कि अरे इतनी पुरानी और ऐसी बूढ़ी बस भी चलती है, और वो भी अपने आप। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब इधर उधर देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। आप डॉक्टर में जो मित्र उनमें से एक डॉक्टर था उसने भी कमेंट किया
कि अरे डरो मत, चलो बस बहुत पुरानी है और एक्सपीरियंस है इसको ले जाने का, चलो चलो बैठ जाओ। मतलब उसने भी कमेंट किया। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, कहते नहीं पुरानी चीज़ ज़्यादा चलने वाली, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो उसने उसी कहा कि ये तो पुरानी है इसलिए ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं इस पर हम लोग। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यानी जैसे बच्चे को नहीं गोद में उठा लेते हैं, ऐसे ही ये बस भी हमें अपने बच्चों की तरह अपनी गोद में बिठाकर चले, गोद में मतलब सीट पर बिठाकर लेकर चलेगी। हम बैठ गए और वो अंततः क्या तय हुआ, बस में वो लोग बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, और जो उनके दोस्त उनको छोड़ने आए थे ना, वो ऐसे मतलब दया की दृष्टि से देख रहे थे कि कहीं ये बस लेके जाएगी भी कि नहीं, रास्ते में ही पलट जाएगी, रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाएगा। उनके दिल में ऐसा था, इसलिए वो क्या हो रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम बार विदा कर रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यानी वो उनकी आंखों से ऐसे लग रहा था दया भाव से कि वो कहना चाह रहे हो कि मतलब जो इस दुनिया में आया उसको जाना तो है, फिर क्या डरना, चलो इस बस से जाओ भाई, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर। राजा आप सब जानते हो, रंग यानी जिसके पास कुछ नहीं होता, फकीर मांगने वाला जो अपना जीवन यापन घूम घूम के करता है। मतलब सबको जो इस दुनिया में आया है सबको एक दिन जाना तो है ही, फिर क्या डरना, जाओ इस बस से। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त यानी साधन, कूच यानी जाने के लिए, तो कूच करने के लिए एक साधन तो चाहिए ही होता है। और उनके जाने के लिए क्या साधन था, ये बस साधन थी। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अभी तो क्या हो गया, इंजन, अब कहानी पढ़ के तो आपको भी लग रहा होगा कि पता नहीं ये स्टार्ट भी होगी कि नहीं, चलेगी भी कि नहीं, तो लेकिन इंजन तो बच्चों चलो शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, मतलब चलने लगी। जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। इंजन उबलता है ना जब चलता है तो गर्मी उसमें और खड़बड़ होती है, ऐसे ही उनको लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है। पहले एसी वेसी कहाँ होते थे, ऐसे बैठने को मिल जाता था, वही बहुत होता था। अब आइए ये बसें तो बच्चों, तो मतलब उसके अंदर बैठ के ऐसे लग रहा था इंजन ही, पूरी बस ही इंजन बन गई हो। कांच बहुत कम बचे थे, कांच जो खिड़की के थे ना वो नाम के ही बचे थे, टूट फूट गए थे सारे कांच। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी जितने बचे हुए थे बैठने के बाद टूटे हुए, आधे टूटे हुए कांच क्या होते हैं, कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी उनसे आपको लग सकती है। तो जो बचे थे उनसे अब क्या, जो लेखक लोग थे उनको बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। अब लेखक, वो जो मित्र थे सारे क्या खिड़की से थोड़ा दूर खिसक गए कि कहीं ये कांच, तेज हवा भी चली ना तो ये कांच टूट के उनके ऊपर गिर जाएंगे और उनको लग जाएगी। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतना ज़्यादा वो ऊपर नीचे हो रही थी बस कि उनको लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब उन्होंने सोचा सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो बच्चों ये थोड़ा सा जान लेते हैं हमें, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे, यानी अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ, तो इसको आज़ाद कराने के लिए जो गांधी जी थे उन्होंने उनके खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाए थे। उसमें ही ये दो आंदोलन थे, असहयोग यानी कि उनका सहयोग नहीं करना। जो अंग्रेजों की चीज़ें हुआ करती थी, जैसे उनके कपड़े और उनकी जितनी भी सामान होते थे, तो उनको क्या करते थे, अब हटा देते थे, मतलब उनको यूज़ नहीं करना, हमको उनको नहीं प्रयोग में लाना। जैसे उनकी दी हुई उपाधियाँ, उनके स्कूल, उनकी नौकरियाँ सरकारी, तो उनको छोड़ देना, जिससे कि उनका काम नहीं यहाँ पे चलेगा और वो चले जाएंगे। तो ये एक तरह से उनको असहयोग ना देकर उनको उनका विरोध करना यहाँ से। ऐसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों का सेम ही था, दोनों में चीज़ें सेम ही होती थी पर नाम थोड़ा सा अलग है। तो
लेखक वो मित्र कहना चाह रहे हैं कि जरूर उस समय तो जब ये गांधी जी के आंदोलन हुए होंगे ना, तब ये लेखक, ये जो बस है हमारी, ये जवान रही होगी, यानी नई नई होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब जिस तरह से असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी सरकार का इंडियंस लोगों को सहयोग नहीं करना था, उसी तरह ये बस भी के जितने कल पुर्जे थे, यानी इंजन अलग, बस सीट अलग, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। असहयोग मतलब सहयोग नहीं कर रहे थे, सब अपनी अलग अलग ढपली बजा रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी उससे तुलना की है इस बस की उन्होंने, मित्रों ने, लेखक ने, कि मतलब पूरी बस की स्थिति कैसी थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसी, जैसे एक दूसरे को साथ देना ही नहीं है, मतलब सहयोग करना नहीं है। और पता नहीं जब सहयोग आपस में नहीं रहेगा तो आगे क्या होगा वो हम देखते हैं। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, मतलब बॉडी वहीं रह जाएगी, सीट नीचे आ जाएगी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, मतलब 8-10 मील चल लिए तो फिर अब उनको भी हैबिट हो गई कि ऐसे ही चलेगी। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी ऐसे चल रही थी वो बस कि पता ही नहीं चल रहा था कि सीट पे हम बैठे हुए हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी हुई है। अब देखो इतना तो हो ही रहा था, और आगे क्या हुआ, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, यानी हम लोग सोच रहे थे, इतना पढ़ने के बाद मन में आया ही होगा आप लोगों के भी कि क्या होने वाला, और वही हुआ। क्या हुआ, बस रुक गई और ऐसे लग रहा था मानो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे साइड में रख दिया, क्योंकि भाई जब अगर उसको सही करना है तो पेट्रोल तो निकालना ही पड़ेगा, टंकी सुखानी पड़ेगी, तब वो छेद किसी तरह सही होगा। और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यानी देखो लेखक की कल्पनाएं हैं ये, मतलब वो इसकी तुलना देखो किस तरह से किन किन चीज़ों से कर रहा है। यही चीज़ें होती हैं हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में कि है ना, अलग बनाती हैं, आम आदमी को अलग से बनाती हैं। अब साधारण सी कहानी है और देखो इसको कितना उन्होंने अच्छे से बनाया है कि मतलब ऐसे लग रहा था कि अब है ना, जो हिस्सेदार है वो इंजन निकाल लेगा उसमें से, गोद में लेके बैठेगा, और जैसे नहीं छोटे बच्चों को शीशी से दूध पिलाया जाता है वैसे ही इंजन को भी पेट्रोल पिलाया जाएगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी अब लगभग बस 15-20 मील का सफ़र तय कर चुकी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, लेखक को उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी, प्रकृति के ऐसा वो सोच रहा था, क्योंकि बस की हालत जो थी ना वो ऐसी ही थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने, यानी मन को भाने वाले थे। जो नेचर था वहाँ का, नेचर मतलब प्रकृति, यानी जब हम बस में या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आसपास आपने देखा होगा कि है ना, पेड़ होते हैं, अच्छे अच्छे पहाड़ियाँ भी निकलती हैं, बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए होते हैं। तो ऐसे ही कुछ दृश्य वहाँ पर भी थे, वो बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ हरे बड़े पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। दुश्मन क्यों समझ रहा था, आया समझ में? देखो क्या, अब इतना पढ़ा लेकिन मुझे तो आगे का समझ में आ गया, आपको आया कि नहीं आया पता नहीं, पर मैं बता रही हूँ कि है ना, बस की हालत तो हम समझ ही चुके हैं कैसी थी, और ऐसी बस कभी भी पेड़ में जाकर ठुक सकती थी, यानी पेड़ से टकरा सकती थी, और अगर पेड़ से टकरा जाती तो क्या होता वो आप सबको पता है। ऐसे ही सोचकर किसको डर लग रहा था? लेखक को डर लग रहा था।
बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें ना गोता लगा जाए, यानी इसमें ना पलट जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, यानी फिर से अब उसे ठीक करने की कवायद शुरू हो गई। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है, यानी बाई चांस है, ऐसा हो गया कि ये रुक गई। क्षीण चांदनी में, यानी कम चांदनी, क्षीण यानी कम होता है, मतलब एक तो होती है फुल चांदनी, थोड़ी कम चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस खड़ी दयनीय लग रही थी। नहीं कोई होता दया सी आती है, किसी को चोट लग जाए कुछ ऐसे ही दया सी आ रही थी कि अरे यार बस खड़ी हो गई है, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि यानी अपने आप से नहीं होता कि दुख होता है, तकलीफ होती है, ऐसा हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हमें चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत, प्राणांत यानी मृत्यु हो जाना, प्राणांत हो गया तो इस बियावान यानी सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी अगर ये मर गए, जैसे नहीं होता मर जाता है कोई तो उसकी अंत्येष्टि की जाती है, ऐसे ही वो लेखक ने बोला कि अगर इस खराब हो गई और इस बिल्कुल बेकार हो गई तो इसको इस बियावान जंगल में ही हमें जलाना पड़ेगा, यानी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, बस चल पड़ी। उसकी चाल और कम हो गई थी, मतलब अब और कम हो गई थी, धीरे धीरे चलने लगी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जब है ना बूढ़े हो जाते हैं ना तो हमारे शरीर के जो ये हिस्से है ना, जैसे आंखों पे चश्मा आ जाता है, रोशनी कम पड़ जाती है, छल्ले में तकलीफ होने लगती है, पैरों में दर्द रहने लगते हैं, ऐसा ही कुछ बस का हाल था। यानी जो उस लाइट थी ना उसकी, वो भी धीमे हो गई थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी, यानी अपने आप रास्ते का अंदाजा लगा लगा कर वो धीरे धीरे रेंग रेंग कर चल रही थी। आगे आप पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ, क्योंकि ना तो रोशनी थी ना कल पुर्जे इतने ज़्यादा मजबूत थे कि वो उससे आगे निकले, इसलिए वो भी साइड में खड़ी हो जाती कि पहले आप निकल जाओ फिर हम निकलेंगे। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, मतलब कि अब मेरी तो वो उम्र नहीं है कि मैं पहले निकलूं, इसलिए पहले आप निकल जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फेस, यानी उसकी भी हवा निकल गई। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। होता नहीं है अचानक कोई चीज़ होती तो अचानक ब्रेक भी लगता है तो बहुत ज़ोर से झटका लगता है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, यानी दया भाव से झुक गया, उसको रेस्पेक्ट देते हुए देखा। मैंने वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में, भाई चलो बाकी लोग तो नहीं जानते थे, जो हिस्सेदार है उसे तो पता ही था कि क्या हालत है इसके टायरों की, उन्होंने भी अपनी जान जोखिम में डाली और उसमें बैठकर सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी समर्पण की ऐसी भावना मुश्किल है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, क्योंकि जो अपनी जान जोखिम में डाल दे तो क्रांतिकारियों का काम यही होता था, जान जोखिम में डालकर अपने देश के लिए लड़ना। तो लेखक ने सोचा बस में बैठ के फालतू जान क्यों गंवाने की सोची इसने, ये तो किसी क्रांतिकारी दल का नेता होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी लेखक समझा रहा है कि देखो क्या हुआ, मतलब अब अगर बस इस नाले में गिर जाती तो कहाँ जाना पड़ता,
देवताओं के घर जाना पड़ता स्वर्ग में। तो देवता बाएं पसारे उसका इंतज़ार करते और कहते कि ये तो वो आदमी आया है जिसने एक टायर के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन टायर नहीं बदला, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, कि उन्होंने सोच लिया था कि अब हम पन्ना, मतलब जिस जगह उन्हें जाना है, सतना से पन्ना जा रहे थे वो, तो उन्होंने वो उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की, उन्होंने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना का कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना, यानी आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, सीधे कहाँ जाएंगे? ऊपर, स्वर्ग। उन्होंने ऐसे सोचा। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। उन्होंने सोचा अब यहाँ पे पता नहीं ये पहुँचेगी भी कि नहीं पहुँचेगी, और वो लोग अपने आप को तसल्ली दे रहे थे ऐसा कहकर। हमारी बेताबी यानी जल्दबाजी, तनाव खत्म हो गया था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी होता है ना कि जब बहुत हो जाती है, हो जाने दो अब, ऐसे उन्होंने सोचा अब ये रुक रही है, पहुँचेगी तो है नहीं, फालतू इतनी चिंता करने से क्या फ़ायदा, और इतनी बेताबी दिखाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अंत में वो बड़े इत्मीनान के साथ बैठ गए कि अब जब, क्योंकि उन्हें पता चल गया था टाइम से तो वो पहुंचने वाले नहीं है इस बस से, इसलिए वो बड़े आराम के साथ बैठ गए और उन हंसी वापस नॉर्मल हो गए। वो लोग हंसी मजाक करने लगे कि अब जब पहुंचेगी तब पहुंचेगी, चले जाएंगे। और इत्मीनान के साथ वो सब लोग पैर पसार पसार के बस में बैठ गए और बस अपनी उसी गति के साथ आगे बढ़ने लगी। तो ये उस समय की जो हमारे भारत की स्थिति है उसके बारे में इस लेखक ने हमें बताया कि किस तरह से एक व्यक्ति काम कमाने के लिए बस वो ये भी नहीं देखता कि क्या हालत है इस बस की, और खुद भी जा रहा है उस बस में, उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं है और वो उस बस में सफ़र कर रहा है। तो बच्चों ये हमारा लेसन ख़त्म हो गया है। इसके बाद मैं इसी ये लेसन के साथ ही आपको PDF भेजूंगी क्वेश्चन आंसर की, जो आपको पता ही है आपको फेयर नोटबुक में और अच्छी राइटिंग में करनी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा लेसन ख़त्म हुआ।